बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। पारा चनार की बात हुई तो मैं इस हाउस के इत्तला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि वफाकी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह रहते हुए मतवातर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत से राब्ता में भी है और बारहा सूबाई हुकूमत को ये कहा भी गया है कि आपको इस मामले के लिए वफाकी हुकूमत की जहाँ पे ज़रूरत पेश आए वफाकी हुकूमत अपना आइनी और अपना अखलाकी फ़र्ज़ जो है वो पूरा करेगी। एक सियासी मसला है जो बिगड़ता गया और वो अब बाकायदा एक संगीन मसले की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्राइसिस है वहाँ पे। तो सबको मिल बैठ के उसे हल करना है। आइन के मुताबिक पाकिस्तान चलता है तो उसमें डोमेन्स हैं, ज़ाहिर है जो लॉ एंड ऑर्डर है और सूबे के अंदर ख़ास तौर पे वो सूबाई हुकूमत का ही हक़ है और उसी का फ़र्ज़ भी है। लेकिन हम बिल्कुल इससे अलग थलग नहीं रह सकते। किसी भी हिस्से में कोई इस तरह का मामला हो तो वफाक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करे और उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी ये बात की थी कि वफाक के नुमाइंदे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी वहाँ पे ग्रैंड जिरगे के लिए तहर्रुक किया और हुआ भी। हमें ज़्यादा खुशी होती अगर सूबाई हुकूमत के इलेक्टेड जो हेड हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर उस जिरगे में शरीक होते तो एक पैगाम था ये वाइस वर्सा कि हम पाकिस्तान के अवाम के लिए मिल के बैठने को तैयार हैं और मिल बैठ के ही मसले हल होते हैं। आपने दवाओं के बारे में जो आज हदायत जारी की है, मैं अभी कैबिनेट मीटिंग है 3 बजे, मैं आपकी ये जो कंसर्न्स हैं कैबिनेट में भी रखूँगा। एंड सर रेस्ट अश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ डीपली वॉचिंग दिस इशू और हम डे टू डे उसकी वज़ीर आज़म साहब रिपोर्ट्स भी ले रहे हैं। वज़ीर दाखिला को भी क्लियर हदायत हैं कि वो अपना रोल पॉजिटिवली प्ले करें और सूबाई हुकूमत से राब्ते में रहें। जहाँ तक वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी सपोर्ट का, किसी एक्शन का जब तकाज़ा किया जाएगा तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वफाकी हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े भी हैं, उनसे एहतराम का बड़ा रिश्ता है, ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी क़यादत का भी। और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौलाना के बारे में जो जज्बात रखते हैं वो मुझे यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं। इस रिश्ते का उन्हें ख़ुद भी मालूम है, मैं भी गवाह हूँ बहुत सारी बातों का। राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारा एक पुराना ताल्लुक़ है दोनों जमातों का भी और पर्सन टू पर्सन भी। तो इसलिए आपने मौलाना जो बातें की सर तस्लीम खाम, आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं खूबसूरत अल्फाज में। मैं अपनी इल्मी कामायगी का इदराक भी रखता हूँ और जो आपने पार्लिमानी अलूम या रमूज़ के बारे में मेरी कम इल्मी में बात की उस पर भी मैं कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन आपकी तरह आइन के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए एक तजवीज़ आपके सामने रखूँगा, हाउस के सामने। हमारे बड़ों ने जब 1973 में एक तवील प्रोसेस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज़ किया, इसका ड्राफ्ट, और फिर उसे अडॉप्ट किया गया कंसेंसस के साथ, अक्सरियती वोट से नहीं कंसेंसस से हुआ। तो सारा निज़ाम चलाने के लिए मुल्की और पार्लिमानी हम इस आइन की तरफ देखते हैं। आपने सही फरमाया कि आइन में जो मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज़्म के मुताबिक ही चीज़ें होनी चाहिए। पहले बिल की तरफ आते हैं। बिल्कुल जब 26वीं तरमीम के लिए हमारी इंगेजमेंट थी आपके साथ तो आपकी तरफ से कुछ चीज़ें आईं, 5 अमेंडमेंट्स थी वो आइन पाकिस्तान की अमेंडेड पैकेज में, और ये बिल जो कि पिछली हुकूमत में एक अनफिनिश्ड नामुकम्मल की भी दुरुस्तगी कर दी जाए
तो बैठ के जो तय हुआ उसके मुताबिक सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसे पास किया और इस ऐवान ने भी इसे पास किया, और मैं यहीं पे खड़ा था। फिर मैंने, बल्कि एक तस्हीह होने वाली थी, टाइपोग्राफिकल एरर आई थी, वो तस्हीह भी कर दी गई जी, पास हुआ। आइन का आर्टिकल 50 पार्लिमान की तारीफ़ करता है। पार्लिमान क्या है? पार्लिमान सदर मुमलिकत, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली पर मुश्तमिल है। यानी कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपने वोट की ताकत से मरकज़ और सूबों में बैठ के जब सदर मुमलिकत का इंतखाब कर लेते हैं और वो हलफ ले लेते हैं, तो सदर मुमलिकत इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट है, हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक। सो जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती, और वो प्रोसेस इनकम्प्लीट रहता है। इस सारे प्रोसेस में जब दोनों ऐवानों से बिल पास हो जाए तो जो आखिरी ऐवान बिल पास करता है वो आपको मालूम है वो उसको अरसाल कर देता है वज़ीर आज़म को, क्योंकि वज़ीर आज़म लीडर ऑफ हाउस होने के हवाले से, हुकूमत के सरबराह होने के हवाले से रियासत के सरबराह को अपनी एडवाइस के साथ वो बिल भेजते हैं। मौलाना, ये वो जंक्चर है जहाँ पे आर्टिकल 75 ऑपरेशन में आता है, और आर्टिकल 75 के दो हिस्से हैं। आर्टिकल 75 कहता है कि जहाँ पे कोई बिल प्रेजेंट किया जाए सदर मुमलिकत को उनकी रज़ा के लिए, असेंट के लिए, वो 10 रोज़ के अंदर अंदर उस बिल पे अपनी रज़ा असेंट दे देंगे। या पार्ट बी उसका कहता है अदर देन मनी बिल, यानी कि बजट के अलावा वो उस बिल को वापस भेजेंगे मजलिस शूरा को, सर, स्पीकर या चेयरमैन को नहीं, मजलिस शूरा को, सर, पार्लियामेंट को, with a message requesting that bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered। तो वो हुक्म नहीं देते। एक खूबसूरती है पार्लिमानी निज़ाम की, कानून साजी का इख्तियार और हक इस ऐवान के पास ही रहता है। सदर मुमलिकत इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट, लाजमी जुज़्व होने के हवाले से अपने एक बड़ा रोल जो उनको दिया गया उसको आप एक बड़े बुज़ुर्ग का रोल कह लें, क्योंकि वो रियासत के सरबराह हैं, तो वो अपना पेरेंटल रोल इस्तेमाल करते हुए मैसेज के ज़रिए हमें भिजवाते हैं कि आप इन चीज़ों को देख लें। और ये प्रैक्टिस हम सारों के सामने बड़े अरसे से है और कई बिल ऐसे आए जिस पे देखा। जो एक प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन आई वो ये कि जब 28 अक्टूबर का उनका मैसेज था सदर मुमलिकत का, स्पीकर ऑफिस को या सेक्रेटेरिएट को मौसूल हुआ, तो वो स्टेज थी जबकि वो मामला पार्लिमान के यानी कि जॉइंट सिटिंग में आ जाना चाहिए था, चाहे वो छोटा था या बड़ा था। आइन का आर्टिकल 75 का पार्ट 2 ये कहता है कि जब सदर साहब बिल रिटर्न कर देंगे मजलिस शूरा को, तो फिर इट शैल बी रिकन्सिडर्ड बाय मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन अ जॉइंट सिटिंग। सर, वो स्पीकर चेंबर में, ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये आइन में लिखा हुआ है, तो वो उसको जॉइंट सिटिंग में रख देंगे और जॉइंट सिटिंग मौके पे मौजूद जो मेजॉरिटी है उसके मुताबिक उस बिल को पास कर देगी। जब मुश्तरका इजलास उस बिल को पास कर दे अमेंडमेंट्स के साथ या विदाउट अमेंडमेंट्स, तो फिर वो वापस अरसाल हो जाता है सदर मुमलिकत को। यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है। उस सूरत में सदर मुमलिकत का दोबारा एतराज़ का या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है और वो 10 दिन के अंदर अंदर उसको या असेंट कर देंगे। 11वें दिन वो बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा उस डीमिंग क्लॉज की वजह से, जिस पे हम कहते हैं द लॉ हैज़ डीम्ड टू बीन पास्ड। तो ये वो पूरी स्कीम है। इसमें जो मिसिंग लिंक है वो है कि एक दफ़ा जब आर्टिकल 75 किक इन हो गया, यानी कि वो शुरू हो गया प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने का एक ही तरीका था कि वो इस हाउस में आके जॉइंट सिटिंग में उसको अमेंडमेंट्स या बगैर अमेंडमेंट्स के पास कर दिया जाता। मैं उसके मेरिट्स पे नहीं जाऊंगा। सदर मुमलिकत ने अपनी दानिस्त में जो वो 6 या 7 निकात डाले कि इसमें क्या क्या, एक उन्होंने कहा कि ये बिल जो कि हम सबको मालूम है, आप इस पे बहुत क्लियर थे
कि बुनियादी तौर पे ये डिवॉल्ट सब्जेक्ट है, जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये डिवॉल्ट सब्जेक्ट है, उस लिस्ट में आता है। तो ये आज का नहीं है, ये शुरू से ही सूबे की रही है, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी एक निज़ाम चलता है तो ये प्राइमरीली मौलाना इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए आया। ये ज़रूर है कि इससे गाइडलाइंस लेते हुए कल को सूबे अपने कवानीन में किसी किस्म की तरमीम करना चाहे वो कर सकते हैं। 2-3 चीज़ों के बारे में उन्होंने और तवज्जो मबजूल करवाई, उनका जिक्र आपने फरमा दिया। मेरी आज भी ये राय होगी, पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी राय है, ही इज़ वेरी क्लियर, बिल्कुल उन्हें किसी किस्म का कोई भाम नहीं। उन्होंने गुज़श्ता हफ़्ते आपसे कोई वक्त भी तय किया था इशाइये पे मुलाकात का, आपकी मसरूफ़ियात की वजह से आपने फिर उन्हें पैगाम दिया कि अभी आप शहर में नहीं हैं तो अगले हफ़्ते देख लेंगे। और कल उन्होंने एक मीटिंग ली जिसमें उन्होंने बताया कि परसों आपका उनसे टेलीफोनिक कांटेक्ट भी हुआ और आपने उन्हें कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशू है। हमें बड़ी खुशी होती है कि आपकी रहनुमाई में और आपके तजर्बे की रोशनी में हम भी आपसे सीखते हैं कि चीज़ों को आगे कैसे लेके चलना है। और मैंने जो 3 सालों में बातें आपसे समझी और सीखी हैं वो एंगेजमेंट और डायलॉग है कि आप बैठ के बात करते हैं, दलील के साथ हम एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायल करते हैं या दूसरे का मौक़िफ़ मान लेते हैं। मेरी ये गुजारिश होगी कि ये एक जेन्युइन कॉम्प्लेक्सिटी है, एक कानूनी मूशगाफी जो इसमें पैदा हो चुकी है, क्योंकि 28 अक्टूबर का जो मैसेज है वो जॉइंट सिटिंग में नहीं आ सका। तो इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिश ये है, मुझे ख़ुसूसी हदायत है कि हमारे पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब और मैं, हम आपके साथ बैठ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे साथी हैं, सैयद नवीद कमर साहब हैं, चेयरमैन बिलावल साहब ने उन्हें जो लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं उनके लिए किया है, और जो दूसरे और कुछ साथी आना चाहे, और इवन कोई भी हमारी हलीफ जमातों में से कोई मशवरा, चौधरी सालिक साहब ने इंटरवीन किया एक स्टेज पे, उन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत की। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये बिल पास किया, सेनेट ने भी, कौमी असम्बली ने भी किया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी एडवाइस के साथ वो रवाना भी किया। सदर मुमलिकत मोहतरम भी हैं और आइन में उनका रोल है, वो पार्ट है इस पार्लिमान का। उनकी तरफ से एक चिट्ठी आई है, उसको खुले दिल के साथ हम बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, अगर ये बग़ैर जॉइंट सिटिंग के कंसिडर हो सकता है जैसे मैंने आपके सामने रखा, ये बड़ी कम इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। हम कानून के तालिब इल्म से केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं कि एक ऐसा वाक़या जो पहले तारीख़ी तौर पर रूनुमा ना हुआ हो और पहली दफ़ा हो, तो उसकी तशरीह के लिए फिर सबसे अच्छी चीज़ होती है कि हमारे पास बड़े सीजनड सेक्रेटेरिएट में जो हमारे ऑफिशल्स हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं और समझते हैं। स्पीकर साहब, आप बड़े तजुर्बाकार शख्स हैं, तो हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दोनों सूरतों में वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाज़िर हैं। अगर कानूनी तौर पे ये इसी शक्ल में निकल सकता है तो सर आँखों पे, लेकिन क्योंकि ये आइन के तहत लेजिस्लेशन होती है, इन पे चैलेंजेस भी आते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह देख लिया जाए। और अगर जॉइंट सिटिंग है तो हम तो तैयार थे। मुझे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने गुज़श्ता हफ़्ते सेनेट में ये पैगाम आपका पहुँचाया, आप शायद कराची में थे, कि मौलाना फरमाते हैं कि 17 तारीख़ तक अभी कोई जॉइंट सिटिंग ना बुलाई जाए ताकि हम इसे बैठ के एक दफ़ा देख लें। तो हम हर वक्त अवेलेबल हैं आपसे इस हवाले से बैठ के, जैसे मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कहते थे कि आप एक दफ़ा आपकी टीम के साथ बैठ के इसका ये जो लीगल एंगल हैं इनको कवर कर लिया जाए, जो अच्छी शक्ल निकले। और लेजिस्लेशन क्योंकि कहते हैं सर नस्लों के लिए होती है, पोस्टेरिटी के लिए होती है, चाहे हम इसे वफाकी दारुल खिलाफा के लिए बना रहे हैं, लेकिन इसके जो बाकी सूबाई कानून हैं उनसे ये हम आहंग हो, बहुत अच्छी बात है। और आप जिस नीयत से और जिस खलूस के साथ ये बनवाना चाहते हैं वो सारे मामलात भी इसमें हल हों। ये तरामीम अगर कोई इस तरह की थी जो नहीं थी होनी चाहिए तो ये हाउस में आई, हम उन्हें ऑन करते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस लीगल इशू का ताल्लुक़ है,
जो उस पर लिखे गए एतराज़ात हैं, चाहे वो डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन के हैं या सदर मुमलिकत ने बतौर रियासत के सरबराह के और घर के बड़े के तौर पे समझा कि इन बातों पे गौर कर लिया जाए, तो ये हम आपस में बैठ के कर सकते हैं। फिर जो फाइनल डिसीजन होगा, अगर हमने कानून और आइन हमें इजाज़त देता हो तो दोबारा असेंट की ज़रूरत है या डीम होगा, या कि इसको जॉइंट सिटिंग में आना है। जॉइंट सिटिंग में आने की सूरत में जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो मैंने वाज़े कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।